नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर हमला करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा होगा कि उन्होंने कांग्रेस को एक्सपोज करके मैदान मार लिया है। लेकिन खड़गे और भी तीखे ढंग से हमले करके जवाब दे रहे हैं। उन्होंने मोदी की गारंटी को 140 करोड़ लोगों के साथ धोखा बताया है। खड़गे ने कहा है कि बीजेपी का मतलब खोखले वादे और विश्वासघात। वो जुमला पार्टी है और अपनी घोषणाओं के साथ उसकी कोई भी प्रतिबद्धता नहीं रहती है। उन्होंने पिछले 10 साल में मोदी के द्वारा किए गए वायदों को लेकर आड़े हाथों लिया और बताया कि कैसे वे झूठे साबित हुए हैं। खड़गे ने एक्स पर लिखा, छूट, छल, कपट, लूट और प्रचार ये 5 विशेषण हैं जो आपकी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। 100 दिवसीय योजना के बारे में आपका ढोल पीटना एक सस्ता पीआर स्टंट है। 16 मई 2024 को आपने ये भी दावा किया कि आपने 2047 के रोड मैप के लिए 20 लाख से अधिक लोगों का इनपुट लिया था। पीएमओ में दायर की गई आरटीआई ने आपके झूठ को उजागर करते हुए विवरण देने से ही इनकार कर दिया। वास्तव में खड़गे ने मोदी, उनकी सरकार और बीजेपी को किसी भी तरह से बख्शा नहीं है। हालांकि खड़गे पहले भी मोदी और उनकी पार्टी पर तीखे हमले करते रहे हैं, मगर इस बार उन्होंने जैसे सारे तीर एक साथ छोड़ दिए। यही नहीं, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी बयान दिलवाए गए और बताया गया कि उन्होंने चुनाव में किए गए कितने वादों को पूरा किया है। दरअसल खड़गे ने सदाशयता में अपनी राज्य सरकारों को निर्देश दिए थे, नसीहत दी थी कि वे बजट को ध्यान में रखकर ही वादे करें, क्योंकि वादे न पूरे होने पर विश्वसनीयता घटती है। मोदी इसे एक मौका समझकर टूट पड़े और उन्होंने धड़ाधड़ ट्वीट कर डाले। इससे कांग्रेस खेमे में थोड़ा-सा डर फैल गया कि कहीं महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में इसका दुष्प्रभाव न पड़ जाए। 6 नवंबर को राहुल गांधी महाराष्ट्र में रैली करने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि वो वहां कांग्रेस की गारंटियों का भी ऐलान करेंगे। ऐसे में खड़गे का ये बयान काफी नुकसानदेह हो सकता था। लिहाजा डैमेज कंट्रोल के लिए खड़गे ने आक्रामक रुख अख्तियार किया और उसका असर दिखलाई पड़ रहा है। भाजपाई खेमे में अब सन्नाटा है और मोदी ने भी कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि खड़गे ने ऐन चुनाव के मौके पर ऐसा बयान क्यों दिया? क्या उन्होंने कांग्रेसियों द्वारा नाजुक मौकों पर की जाने वाली गलती दोहरा दी थी? अब जबकि उन्होंने पलटवार करके डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? क्या कांग्रेस इसे मोदी और बीजेपी के खिलाफ हथियार बना पाएगी? तो ये कुछ सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए जो मेहमान हमारे साथ हैं, मैं आपका उनसे परिचय कराता हूँ। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ अनिल त्यागी जी हैं, प्रिया सहगल हैं और हरजिंदर जी हैं। आप तीनों का कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिया जी, आपसे बातचीत की शुरुआत करेंगे। अ, खड़गे के बयान को किस तरह से लिया जाए? सेल्फ गोल कर लिया था उन्होंने और अब क्या जो पलटवार किया है, उससे स्थिति सँभली है? मुझे थोड़ा-सा सेल्फ गोल तो था, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस ने रिएक्ट किया है, जैसे कि आपने कहा सारे चीफ मिनिस्टर्स आ गए हैं और बता रहे हैं, अपना रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कि हमने क्या चुनाव में क्या बोला था और कितने गारंटीज़ हमने पूरे किए हैं। तो इस तरह से मेरे ख्याल में इस तरह का जो क्या पोल नैरेटिव जो होता है, वो एक तरफ से पॉजिटिव है क्योंकि फिर इश्यूज़ और मुद्दों पे बात चल रही है और गवर्नेंस और डेवलपमेंट पे बात चल रही है। क्योंकि दूसरी तरफ से ये भी सवाल आएगा कि कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने क्या किया है, नॉट ओनली स्टेट में पर आल्सो सेंटर में। मोदी सरकार ने जो जुमले करे थे, जो जिस तरह के अपने प्रोमिसेस करे थे, उन पे उन्होंने कितना डिलीवर किया, तो फोकस इन बातों पे आएगा। ना जाने की जो बात जो बीजेपी जैसे कि रिलीजन का मामला आती है या उस तरह के हिंदुत्व की बात करना चाह रही थी, उसको लेके इन्होंने एक तरह से पोल को डायरेक्शन दे दिया कि हम इकोनॉमी पे बात करें, जॉब से बात करें। और महाराष्ट्र जैसे स्टेट पे ये सब काफी इंपॉर्टेंट है कि किसानों के लिए किसने क्या वादे किए थे। जैसे कि अब कांग्रेस बता रही है कि आपने जो लोन वेवर्स की बात की थी, जीएसटी के जो फार्मर्स गुड्स है 35 फार्मर्स की जो है उसमें जीएसटी लगाया है। तो इस तरह से मुद्दों की बात मेरे ख्याल में कांग्रेस के फेवर में जा सकती है। लेकिन शुरू में सेल्फ गोल था, क्योंकि शुरू में जो बात चल रही थी कि महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात का जो चल रहा है कि सारे प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के गुजरात में जा रहे हैं, और जिस तरह का वो नैरेटिव करना चाह रहे थे कांग्रेस के लोग, तो थोड़ा सा बात से हट गए।
गए, फिर मेरे ख्याल लगता है ट्रेन पटरी पे फिर वापस आ रही है, एक और पटरी पे आ गई, चलो उस पे नहीं, पर लेकिन बात जो चल रही है ये हमें अच्छा इशू बना है। और अगर मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाए एम्प्लॉयमेंट को लेके, जैसे कि, और जो बीजेपी जहां पे चूक खा रही है, क्योंकि चाहे एकनाथ शिंदे की गवर्नमेंट है तो मोदी और शाह की गवर्नमेंट, एंड ऑफ द डे वही चला रहे सारा, तो इस पे लेके मोदी शाह पे लाइमलाइट आएगी, फोकस आएगा, उन्होंने क्या किया है। अभी राहुल जाएंगे वहां पे, जैसे कि आपने कहा गारंटीज की बात करेंगे, और वहां पर भी बात करना कि सारे प्रोजेक्ट अडानी के पास जा रहे हैं, गुजरात पे जा रहे हैं, फिर से वही मुद्दा आगे बढ़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट पे अगर कॉन्वर्सेशन रहे तो मुझे लगता है प्रोमिस पे रहे, वेलफेयर स्कीम्स में, क्योंकि अचानक आपने देखा है कि बीजेपी की वहां जो सरकार थी, महायुति अलायंस ने आखिरी महीने में बहुत सारी लाडली बहना स्कीम भी अनाउंस की, ऐसे करके बहुत सारे वेलफेयर स्कीम फार्मर्स के लिए भी अनाउंस किए। लेकिन जो कांग्रेस कहना चाहेगी कि आपका डिलीवरी रेट क्या है, आप कहाँ पे, सेंटर में तो आप डिलीवर नहीं कर पाए, तो स्टेट पे क्या आप कर पाएंगे, तो इस पे अगर वो अपना फोकस करें तो मुझे लगता है बुरा नहीं होगा। तो थोड़ा सा सेल्फ गोल को बचाने की काफी फील्डिंग अच्छी हो रही है, मैं कह सकती हूँ कांग्रेस की तरफ से। हरजिंदर जी, ये पहली बार है जब लगभग सेल्फ गोल कर लेती थी पार्टी और फिर डिमोरलाइज हो जाती थी, डिफेंसिव हो जाती थी कि ये तो हो गया, अब नहीं, रिपेयर नहीं हो सकता मामला। लेकिन इस बार खड़गे अलग पलट कर आए और ज्यादा जोरदार ढंग से आए। क्या ये एक नई कांग्रेस का नया तेवर है, या ये खतरा देखकर एक नई स्ट्रेटजी इवॉल्व हुई है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, पहले तो ये कि 2014 से अभी तक नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रेटजी रही है वो वही है, जिसके लिए एक मुहावरा कहा जाता है कि कामयाब आप तब होते हैं जब विरोधी जो आप पर ईंटें फेंक रहे हैं उनसे आप मकान बना लें। तो सारा मकान उन्होंने इसीलिए बनाया, इसी तरह से बनाया है। और वो इंतजार करते हैं कि कोई कुछ बात कहे, कहीं छोटी सी ढील मिल जाए, कहीं कोई सिरा मिल जाए, उसको पकड़ के वो अपने विरोधियों को चित कर दें। तो इस मामले में भी वो उन्होंने वही कोशिश करने की कोशिश की है। दिक्कत ये है उनकी कि उन्होंने बहुत ज्यादा जो स्टाइल बनाई है उसी पे चल रहे हैं, उसमें कुछ नयापन नहीं ला रहे हैं, जबकि अपनी जो पिछली गलतियां हैं उससे कांग्रेस ने कुछ सीखा है। तो उस सीखने का, जो कांग्रेस ने सीखा है उसका असर दिख रहा है। अब कांग्रेस जो है पलट के उसी तरह से जवाब दे रही है। आप देखिए, ये सच है कि कुछ जगह ये प्रॉब्लम आई, जैसे हिमाचल में प्रॉब्लम आई। हिमाचल में वेतन देने में, कर्मचारियों को सैलरी देने में बहुत थोड़ा सा 1 महीने का लेट हुआ, टीए डीए रोक दिए गए, लेकिन उसको बाद वो उसको पटरी पे ले आए। ऐसा नहीं था कि वहां पे बहुत ज्यादा हिमाचल में इस बात को हरियाणा के इलेक्शन में इस बात को उठाया भी बीजेपी ने कि देखिए हिमाचल में इन्होंने क्या कर दिया, और ये सब है, लेकिन वो ज्यादा चला नहीं। और जितने वादे कांग्रेस कर रही थी ये उसको बढ़ा के कर रहे थे कि अगर आपने 2000 की पेंशन कही तो वो उसको 2100 कर देंगे, इस तरह से चल रहा था। तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो है उसने अपनी कोई नई स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, वो पुरानी स्ट्रेटजी पे चल रही है। कांग्रेस ने उसमें संशोधन किया। ये बात जरूर है कि अगर इससे हटकर देखें तो खड़गे ने जो बात कही थी उसको इकोनॉमिक्स की भाषा में फिस्कल प्रूडेंस कहते हैं, आर्थिक समझदारी की बात उन्होंने कही थी कि भाई आप जब घोषणा कर रहे हैं, आप जिस खर्च की घोषणा कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि आपके पास उतनी आमदनी है कि नहीं है। ये एक साधारण सी बात थी, सिंपल सी बात थी। उसका फायदा उल्टी तरह से मोदी ने उठाने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से जवाब दिया है और जिस तरह से अब जो डाल और पात वाली राजनीति शुरू हुई है, उसमें बीजेपी के लिए या मोदी की जो पुरानी रणनीति है उसके लिए उतना आसान नहीं रह गया है मैदान को जीतना। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओंकारेश्वर पांडे भी जुड़ गए हैं, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। अनिल जी, इस तरह की तीखी भाषा, खड़गे साहब ने लिखा झूठ, छल, कपट, लूट और प्रचार, ये 5 विशेषण हैं जो आपकी सरकार का सबसे अच्छा वर्णन करती है। इतनी अटैकिंग, एग्रेसिव भाषा, हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, संसद के अंदर भी उन्होंने किया, लेकिन ये पलटवार जो इस शैली में हुआ है, इसे किस तरह से देखते हैं आप?
अनम्यूट कर लीजिए। देखिए खड़गे साहब, यहाँ ना कई पेचीदे सवाल हैं। सवाल ये है कि विपक्ष के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, वो क्या करें, जो सत्तारूढ़ दल है उस पर कैसे हमला करें, एक उनके सामने बड़ा सवाल है। दूसरा, चुनाव उनके हाथ में है नहीं, क्योंकि चुनाव के नेता नहीं है, उसके नेता तो राहुल गांधी हैं। तो अपनी भूमिका कैसे तलाश करें। पहले खड़गे पे आते हैं, फिर मैं फाइनेंशियल प्रोड्यूस पे आऊंगा, फिर राज्यों के उस पे आऊंगा, और फिर चुनावी रेवड़ियों पे आऊंगा। चार अलग अलग मुद्दे हैं, क्योंकि मुद्दा बड़ा गंभीर है, इसको छोटे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। अब खड़गे साहब ने जो किया, अटैक कर दिया मोदी पे, तो फोकस शिफ्ट हो गया, खड़गे साहब पे आ गया। लेकिन इस पूरे मुद्दे के अंदर जो सवाल है, सवाल ये है कि चुनाव की घोषणा से पहले जो ये रेवड़ी बांटने का काम है, वो ये लगता है कि इस देश की जनता को शायद सारे के सारे नेता मूर्ख समझते हैं, अज्ञानी समझते हैं और विवेकहीन समझते हैं। उनको लगता है कि जनता को हम जैसा पाठ पढ़ाएंगे वैसा जनता मान जाएगी। ये जनता के साथ धोखा है, बेईमानी है बेसिकली, दोनों तरफ से, सत्तारूढ़ दल से भी और खड़गे साहब से भी। खड़गे साहब बहुत समझदार हैं। खड़गे साहब को ये बताना चाहिए था कि हमारा कर्नाटक में जीएसटी का पैसा क्यों नहीं आ रहा है, और हमारा हिमाचल में जीएसटी का पैसा क्यों नहीं आ रहा है, और सब राज्यों की जो आज की फाइनेंशियल स्थिति है वो ओवरड्राफ्ट पे है। मैं हरियाणा को अच्छी तरह से जानता हूं भी, तो हरियाणा का संकट चालू होगा ना। 3,70,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, सरकार बन गई, एक राज्य नहीं, सारे राज्यों में सरकारी कर्मचारियों का वेतन देने का हर साल हर महीने संकट होता है। ट्रेजरी हेड 26 तारीख से पूछना शुरू करता मुख्यमंत्री से, सैलरी जानी है, पैसे कहाँ है, पैसे नहीं होते हैं। अनिल जी, महाराष्ट्र पर 7 लाख करोड़ का कर्जा है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश पर लगभग 4 लाख करोड़ का कर्जा है। हाँ, पंजाब कर्ज में डूबा हुआ है जी। जब राज्यों का जो बेसिक खर्चा है, जो बजट है, उसका जब 65 से 70% वेतन में चला जाता है, और 30% में से 20% या 22% प्लान यानी कि नियोजित खर्चे में जाता है, और 10 से 12% ही आपके पास उपलब्ध है अनप्लान्ड, उसी में से रेवड़ी बांट सकते हो ना, उसके अलावा तो रेवड़ी बांट ही नहीं सकते। तो जब ये तो चुनाव आयोग को, खड़गे को, सारे राजनीतिक दलों को बैठ करके तय करना चाहिए कि भाई आप किस तरह से इस तरह जो पूरा देश है उसमें रेवड़ी बांटने का काम कैसे कर सकते हैं। पंजाब की हालत देख लो ना, जीएसटी का पैसा नहीं जा रहा, पंजाब पैसे पैसे को तरस रहा। हाँ, मैं तो अखबार वालों की बात जानता हूँ, वहां करोड़ों रुपया अखबारों का जो विज्ञापन का छपा है वो पंजाब गवर्नमेंट ने देना। अब ये स्थिति बहुत भयानक है। खड़गे साहब ने जो कहा, मोदी जी ने कहा, सवाल ये नहीं है कि दोनों नेता क्या करें, सवाल ये है कि इस देश का जो वित्तीय ढांचा है वो चरमरा कर के लड़खड़ा रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से। उसी के बीच में आप जब राज्यों के चुनाव कराते हैं तो आप रेवड़ी बांटने का काम करते हैं। रेवड़ी तो बट जाएगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा। अभी तो प्रधानमंत्री ने कहा कि 70 साल से ऊपर के लोगों को 5 लाख की इंश्योरेंस मिलेगी, उसका कोई खाका नहीं है अभी तक कि वो 5 लाख मिलेंगे कैसे, अप्लाई कैसे करेगा, उसमें कोई निर्धन वर्ग का भी आदमी का सवाल नहीं है। ये जो महाराष्ट्र में केवल 2 महीने में 1,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए और 96,000 करोड़ की योजनाएं घोषित की, जिसमें वो लड़की बहन योजना भी शामिल है जी। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। आप जब 5 लाख करोड़ रुपया आप टोल टैक्स का इकट्ठा करते हो, और आप गडकरी जी, आदरणीय गडकरी जी कहते हैं हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, निश्चित रूप से कमी नहीं है, क्योंकि लूट तो आप जनता को ही रहे हो। जनता के पैसे से 5 लाख में से 3 लाख करोड़ की सड़कें बना देते हो आप। अब बना सवाल ये है, इस पे लंबा बहस होना चाहिए। आर्थिक प्रबंधन क्या होना चाहिए, उसमें खड़गे फंस गए। खड़गे साहब को साफ साफ इस देश को ये बताना चाहिए कि वित्त मंत्री से बात करके कि राज्यों को जीएसटी का कितना पैसा बटा या बकाया है, उसके कारण हम फंस गए हैं। अगर जीएसटी का राज्यों का, आज कल भी हेडलाइन थी कि जीएसटी का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन हुआ है, अगर 10 या 12 लाख या 20 लाख करोड़ जो अगर इकट्ठा हुआ है, 20 लाख करोड़ में से अगर
10% बटा नहीं, 10 लाख करोड़ रुपया नहीं बटा, तो राज्य क्या करेंगे? राज्य कहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे? उनके सामने तो संकट है, ना रेवड़ी जी बटेगी ना तनख्वाह बटेगी। जी मुसीबत ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ओंकारेश्वर जी, ये एक इसका आर्थिक पक्ष है और दूसरा है राजनीतिक पक्ष। हम मोटे तौर पर आज राजनीतिक पक्ष पर फोकस कर रहे हैं, और खासतौर से क्योंकि चुनाव सामने हैं, चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में इसी तरह से मुद्दे बनते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। आपको क्या लगता है, क्या खड़गे ने अनजाने में ये एक बयान दे दिया था, वो एक मुद्दा बन गया और फिर अब उनको डैमेज कंट्रोल के लिए एक बड़ा पलटवार करना पड़ा? खड़गे ने जो पहले बात कही वो भी गलत नहीं था, और अब तो उनको ये मौका मिल गया है कि वो एक्सपोज करें। बीजेपी जिस तरह से आरोप लगा रही है वो वैसे ही है जो हमारे देसी भाषा में कहा जाता है कि सुपुआ हसे चलनिया हसे सुपुआ से, जिसमें खुद 72 को छेद। तो चलनी में तो छेद ही छेद है। अब वादे करना, उसको भूल जाना, इसकी तो इतनी लंबी फहरिस्त है कि किताब बनानी पड़ेगी उस पे बीजेपी के। कौन याद रखेगा कितने सारे वादे किए, शुरू से वादे ही करते आ रहे हैं और उसको भूल जाते हैं। वो घोषणा पत्र में भी होता है, जुमलों में भी होता है, तमाम होता है। तो जो इन्होंने कहा है, मुझे लगता है कि इसको और कायदे से उठाया जाना चाहिए था। विपक्षी दलों को, ना सिर्फ कांग्रेस को। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन उठा रहा है और किसके खिलाफ उठा रहा है। ये एक गंभीर मसला है कि भाई ये परिपाटी शुरू हुई, कहां से शुरू हुई, क्यों शुरू हुई, और आज इसको कौन बढ़ावा दे रहा है। हर राज्य में लगभग यही चल रहा है। किसी न किसी तरह से छोटे दल हों, बड़े दल हों, वो कुछ कर नहीं पाते तो वो इमीडिएट सोप अनाउंस करते हैं कि ये फ्रीबीज ले लो, ये फ्रीबीज ले लो। वो दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो लेकिन जो सत्ता में है उसको भी देखना है कि वो कौन सा ऐसा कदम उठाए। कोविड के बाद उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। क्या कोई बता सकता है हम में से जो मौजूद हैं कि वो 20 लाख करोड़ रुपए कहां गए? सरकार के किस, सरकार को मतलब केंद्र के किस खाते में गए, राज्य सरकारों के किस खाते में गए, कहां गए? क्या कोई ये कह सकता है, बता सकता है कि राज्यों को उसके टैक्स का संतुलित रूप से और समय पर भुगतान हो पा रहा है, जो उनका उनका हक है? क्या कोई ये कह सकता है कि राज्यों में विकास का कोई संतुलित पैमाना बनाया गया है कि भाई फला राज्य में फला इंडस्ट्री लगेगी, फला इस तरह से इक्वल डेवलपमेंट होगा? हो ही नहीं रहा कुछ भी। आप उसका पैसा, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो 1.36 लाख करोड़ एक झारखंड का निकल रहा है। आपको देना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जो है आप आदेश कर रहे हो पर दे नहीं रहे हो। उतना अगर आपने सही समय पे दिया होता तो राज्य का विकास होता, और ऐसा तमाम राज्यों के बकाया हैं। फिर आप किस तरह से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो राज्यों में, जोर डाल के, दबाव डाल के, उसका क्या असर पड़ रहा है, उसका लाभ किसको मिल रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? कभी आपने उसको फेयरली ढंग से देखा है? आज बिहार में एक नया आंदोलन खड़ा हो रहा है स्मार्ट मीटर के खिलाफ। क्यों भाई? राज्य स्मार्ट है नहीं, मीटर स्मार्ट लगा दिए, और वो स्मार्ट मीटर दिल्ली से ज्यादा स्मार्ट है। आपको प्रीपेड फोन की तरह आपको रिचार्ज करना पड़ता है एडवांस में, कि आपने 1000 रुपए डाले तो वो 6 दिन चलेगा कि 1 हफ्ता चलेगा, 10 दिन चलेगा, और 10वें दिन बिजली अचानक कट गई। अब फिर आप अचानक डालिए उसको पता भी नहीं है कि किस लिए कितना कटा और क्या हुआ। ये क्या तमाशा है? किस तरह से चीजें चल रही हैं? तो आपने जो ढांचा बना रखा है कर के उसके वितरण का, देश के डेवलपमेंट का, किस तरह से रिसोर्सेज आए और सबको बराबर रूप से मिले, और फिर चुनाव में किस तरह से क्या किए जाए, वादे किए जाए, उसको फुलफिल किया जाए, ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो इसमें घालमेल हो रहे हैं। इसलिए आप उनपे आरोप लगाते हैं कि हाँ साहब, आपने जो वादे किए हैं आप पूरे नहीं कर पा रहे। आपने तो कोई भी वादा पूरा नहीं किया। आपसे कौन पूछ पा रहा है देश से? और आप इतने बड़े बड़े झूठ बोल डालते हो कि फिर उसमें आदमी खो जाता है। कोई जवाब देना कि 20 लाख करोड़ रुपए कहां गया? भाई प्रधानमंत्री का अनाउंसमेंट है ना। आप बिहार में कहा है थे ना कि कितने लाख करोड़ दे दूं, 1.25 लाख करोड़ दे दूं, चलो दे दिया। आप दे आए क्या 1.25 लाख करोड़ रुपए? उसका क्या हुआ? तो ये तमाशा पहले बंद होना चाहिए और मिल बैठ के बात करनी चाहिए कि भाई राज्यों का, आप ही का देश है साहब,
आपका देश गुजरात होगा तो गुजरात में आप स्पेशल छूट देंगे और तमाम तरह की चीजें करेंगे। आप पता करिए कि वहां टेक्सटाइल बिजनेस पर कितना कितना सब्सिडी है और कितना उस पे सरकार लोन दे देती है, क्योंकि टेक्सटाइल गुजरात में है इसलिए उसको फायदा मिलेगा। दूसरे राज्यों में दूसरे प्रकार के कहीं चमड़ा उद्योग है, कहीं कुछ और है, तो उस पे आप एक्स्ट्रा जीएसटी लगा देंगे। बिल्कुल। तो इसको कहीं ना कहीं संतुलित रूप से देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी जी, हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत भी जुड़ गए हैं, सामाजिक राजनीतिक विश्लेषक, उनका भी स्वागत है। रविकांत जी, आप बिल्कुल सही समय पर जुड़े हैं, आप अपनी बारी के समय जुड़े हैं, तो आपकी त्वरित प्रतिक्रिया। पहले खड़गे साहब ने सेल्फ गोल किया और फिर क्या मोदी जी ने उसका जवाब दे के सेल्फ गोल कर लिया? क्योंकि जब उन्होंने आक्रमण किया तो ये तो सारा सब सामने आना ही था। देखिए मुकेश जी, इसके दो पहलू मुझे समझ में आते हैं। पहला पहलू है कि नरेंद्र मोदी ने कोशिश तो ये की थी कि हम कांग्रेस पार्टी को झूठा साबित कर दें कि वो जुमलेबाज पार्टी है, वो ऐसे वादे करती है जिनको पूरा नहीं कर पाती है, और इसके लिए लगातार शायद उन्होंने 5 ट्वीट किए थे, लेकिन वो सेल्फ गोल कर बैठे, अपने ही जाल में फंस गए। उनमें से एक डिलीट कर दिया, तीसरा डिलीट किया है, मैं आ रहा हूं उस पर। तो 5 ट्वीट अंग्रेजी में, और ये बताने के लिए कि साहब देखिए कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पा रहे। मतलब जो 56 इंच की छाती वाला है वही कर सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है, वो करे ना करे, लेकिन उससे सवाल नहीं होगा कांग्रेस पार्टी से। तो एक तो मुझे लगता है कि सेल्फ गोल हो गया, और उससे क्या हुआ, ये चुनाव का वक्त है, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है, और मुझे लगता है कि चुनावी नजरिए से इसको थोड़ा और देखा जाना चाहिए कि जब नरेंद्र मोदी ने ये किया कि साहब कैसे कैसे कांग्रेस पार्टी फेल हुई है, और उन्होंने एक ट्वीट डिलीट भी किया, कांग्रेस पार्टी पूरे तैयारी के साथ आती और उसने पलटवार किया। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के वो वादे कि साहब 2 करोड़ रोजगार हम हर साल देंगे, तो कहां दिया? चाइना के लोगों को। मूर्ति तो आप वहीं से बनवा रहे थे। आप किसानों की आमदनी दोगुनी कर रहे थे और 750 किसान शहीद हो गए पूरे आंदोलन में। काला धन ला रहे थे, वो कहां चला गया? लोग पूछ रहे हैं ना। आप लोगों के खाते में 15-15 लाख दे रहे थे, किसके खाते में गया? अडानी साहब के। दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर के अमीर हो गए थे। तो ये कहां गया पैसा? ये जो वादे थे वो कहां चले गए? ये एक्सपोज हो गया, और इसका शायद इल्म नहीं था मोदी जी को, और इसका जो प्रभाव हुआ चुनावी बेला में, ये मुसीबत में डाल गया बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी और आरएसएस तो चाहते हैं कि साहब चुनाव के समय हिंदू मुसलमान हो, शमशान कब्रिस्तान हो, भारत पाकिस्तान हो, और इधर बटेंगे तो कटेंगे चल रहा था। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे पर ये भारी पड़ गया, और अब चुनाव में ये मुद्दे उभर करके आने लगे, तो मोदी जी का ये सेल्फ गोल हो गया कि चुनाव अब इस पर चला गया। और आने वाले दौर में मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी जिस तरह से तैयार दिख रही है। प्रोफेसर साहब, एक मिनट रोक दूं। बटेंगे और कटेंगे तो ठीक है, लेकिन जो बचेंगे उनको साफ हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, स्कूल मिलेगा, अस्पताल मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। बांट लिया और काट लिया। अरे भाई, बटने के बाद और कटने के बाद जो बचेगा उसको क्या मिलेगा? नहीं, वो नागपुर में रहेगा, वो मिलेगा, अडानी को मिलेगा। बस आप कोई उम्मीद मत रखिए, आप हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए त्याग कीजिए। नहीं त्यागी जी, आपसे त्याग की उम्मीद की जा रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की। नहीं, मैं आपको हम हाथ से में नहीं उड़ा सकते। इस देश का AQI 400 है, पूरे देश का। कंटेमिनेटेड वाटर है। दिल्ली शहर से 40,000 लोग छोड़ करके जा चुके, लोगों को सांस नहीं आ रही। दिल्ली का कोई और देश का कोई अस्पताल ऐसा नहीं बचा है जो सांस की बीमारी से ग्रसित नहीं है। इन नेताओं को माननी चाहिए। मैं आपको बता दूं, हम सहमत हैं, बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो पूरी कर लेने दीजिए डॉक्टर रविकांत को। जी। नहीं, त्यागी जी जिस बात को कह रहे हैं, मैं दोनों ही प्रदूषण की बात कर रहा हूं।
ये प्रदूषण सिर्फ वाटर और वो हवा वाला प्रदूषण नहीं है, वो अपनी जगह तो है ही, और उसमें भी हिंदुत्व चल रहा है। साहब हम पटाखे क्यों चलाएंगे? क्योंकि आपने मना किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों मना किया? अब हिंदुत्व केवल बारूद पे चल रहा है, जो बारूद बाबर के साथ आई है। खैर अब मूर्खों का कोई इलाज है नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि इस देश में चारों तरफ मूर्खता ही मूर्खता है, वो स्थायी भाव बन चुका है इस समय। हिंदुत्व के भीतर का स्थायी भाव मूर्खता है, और उन्हें जितने बड़ी फेरिस्त होगी, जितने लोग इसमें शामिल होंगे, उतना ही उस सत्ता को फायदा है। तो एक अब पूरा पॉल्यूशन तो ये है, दूसरा वैचारिक पॉल्यूशन। बटेंगे तो कटेंगे, ये क्या है? इससे भयानक वैचारिक पॉल्यूशन हो सकता है क्या? ये कौन लोग सत्ता में बैठे, और ये एरे गहरे नत्थु खेरे नहीं बोल रहे हैं, ये देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री कह रहा है, जिसको एंडोर्स संघ के लोग कर रहे हैं, संघ के सबसे बड़े पदाधिकारी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहा है। तो हम कैसे देश में हैं? हम कहां हैं जहां बटेंगे तो कटेंगे सब पर राजनीति हो रही? ये कभी नहीं बोलेंगे कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। कभी सुना आपने कि कोई चुनावी नारा हो साहब कि पढ़ना है और देश को आगे बढ़ाना है? नौजवानों को उनको उतना ही चाहिए ताकि जो कह दें कि चढ़ जा बेटा मस्जिद पर और वहां लगा दे भगवा, फिर उसके बाद जो होगा तुम्हारा तुम जानो, हमें तो केवल सत्ता में बैठना है। ये जो परिस्थितियां हैं, इससे हट करके मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं कि मोदी जी ने जो किया उससे हट करके महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में ये मुद्दा ना बन जाए, ये सेल्फ गोल है। इसलिए मैंने कहा था इसके दो पहलू है, पहला वो और दूसरा चुनावी, क्योंकि हम लोग 2 विधानसभा के चुनाव सामने देख रहे हैं। जी प्रिया जी की हम लोग तो यहाँ बहस कर रहे हैं कि एक नया मुद्दा बन रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने की स्थिति में है, या ये वार पलटवार तक ही मामला खत्म हो गया? इसे चुनाव तक ले जाने की कोई स्ट्रेटजी कांग्रेस के पास होगी क्या? मुद्दे मिलते हैं, कांग्रेस उसको उस तरह से उपयोग नहीं कर पाती है जिस तरह से बीजेपी कर लेती। ये सही बोला आपने, क्योंकि कांग्रेस में ये थोड़ी कमी है कि वो आगे सस्टेन नहीं करती है। लेकिन एक बात जो अच्छी हो रही है कि पहली बारी मेरे ख्याल में खड़गे जी नैरेटिव लीड कर रहे हैं, नहीं तो यूजुअली राहुल गांधी नैरेटिव लीड करते थे। लेकिन शायद हरियाणा के बाद, शायद इसके बाद उत्तर प्रदेश में भी, जैसे कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को अलग कर दिया, कहीं उनको लगता है कि राहुल गांधी पे पूरा ब्लेम ना आए चुनाव का, तो राहुल गांधी इसलिए मेरे ख्याल में खड़गे को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। और ये मुद्दा चाहे वो जाने में अनजाने में अब मुद्दा बन गया है उनकी स्टेटमेंट, इसको लेके आगे राहुल आगे बढ़ाएंगे। लेकिन स्टेटमेंट ओरिजिनेट हुई है खड़गे जी से, तो एज कांग्रेस अध्यक्ष वो कांग्रेस कैंपेन का लीडरशिप का रोल ले रहे हैं। ये एक अच्छी बात है इन टर्म्स ऑफ बाकी जो इंडिया ब्लॉक के अलायंस है, वो भी पार्टनर्स भी कह रहे थे कि अभी हरियाणा के बाद राहुल का कितना नेतृत्व है, कितनी क्रेडिबिलिटी है। एक वो भी आर्ग्यूमेंट चल रही थी कि राहुल को थोड़ा पीछे रहना चाहिए और बाकी अलायंस पार्टनर्स को आगे आना चाहिए। इसको लेके खड़गे साहब का आगे आना कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते पे और इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव सेट करना, मुझे लगता है इंडिया अलायंस की जो राजनीतिक पॉलिटिक्स है, से मैसेज जा रहा है कि ये मुद्दा जो होगा वो खड़गे आगे करेंगे और बाकी अलायंस पार्टनर्स इसको आगे ले जाएंगे। इसमें कांग्रेस का लीडरशिप ट्रैक रिकॉर्ड तो बिल्कुल आ ही गया है, गवर्नेंस रिकॉर्ड, और सारे मुख्यमंत्री ने अपना बयान दे दिया है। लेकिन अब बात आ गई है बीजेपी पे। बीजेपी का क्या रिकॉर्ड है? ये नहीं कि सिर्फ उनका रिकॉर्ड, सेंटर में क्या रिकॉर्ड है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट शिंदे साहब का 2.5 साल का भी रिकॉर्ड आगे आएगा। सारे प्रोजेक्ट्स गुजरात से महाराष्ट्र से गुजरात क्यों जा रहे हैं, ये भी सवाल आएगा। ये भी सवाल आएगा कि आपने फार्मर्स के लिए क्या किया, आप आखिरी अंत पे जो स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं उसके लिए आपके पास क्या एक्सचेकर है, जैसे कि अभी लोगों ने आर्थिक स्थिति की बात की। तो ये तौर से मेरे ख्याल में नैरेटिव बिल्डअप हो सकता है। इनके पास बहुत सारे इस पे पॉइंटर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट को लेके चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को लेके आगे बढ़ाने के लिए काफी, क्योंकि आधा से ज्यादा तो स्टेट देश में बीजेपी है, तो हर स्टेट की बात कर सकते हैं, क्यों दिल्ली की ही बात करें, वो मध्य प्रदेश की भी बात कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में जो प्रॉमिस किए थे। तो इस तरह से मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि अगर चाहे तो वो एक सिस्टमैटिक वे से अच्छी तरह से कांग्रेस इसको आगे बढ़ा सकती है। और खास तौर
से विदर्भ में खासतौर पे जहाँ पे फार्मर्स हैं, जहाँ पे वो बीजेपी को आड़े हाथ ले सकती है, तो मुद्दे काफी हैं। अब आगे राहुल गांधी कहाँ तक ले जाए, क्या वो सिर्फ अडानी की ही बात करेगा? अगर अडानी की ही करेगा तो वो गुजरात को लेकर अडानी की बात करेगा या बिग कॉर्पोरेट, बिग फाइनेंस को करेगा? क्योंकि महाराष्ट्र में मुंबई है, फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वहां उनको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा किस हद तक वो सिर्फ अडानी की बात करें, किस हद तक वो गुजरात वर्सेस द रेस्ट की बात करें। इस तरह से वो नैरेटिव को फ्रेम कर सकते हैं। और इकोनॉमिक इश्यूज को लेके मुझे लगता है इट्स कांग्रेस की तौर से ये अच्छा नैरेटिव सेट हुआ है। अब जैसे कि हमने कहा हिंदुत्व को उससे अच्छा तो यही अच्छा नैरेटिव है। वहां पे उद्धव ठाकरे भी थोड़ा सा चूक खा जाते हैं कि हम इधर जाएं या उधर जाएं। तो अगर वो सीधी डेवलपमेंट की बात करें और इकोनॉमिक इश्यूज, गारंटीज की, उसमें वेलफेयर स्कीम्स भी आ जाती हैं कि आपने किस हद तक पूरी करी थी, किस हद तक आपके प्रोमिसेस थे, किस हद तक आपके जुमले थे। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा पॉजिटिव है और मुझे बाकी चुनाव में भी अच्छा लगा, क्योंकि फिर वैसे मुद्दे आएंगे जैसे कि त्यागी जी ने बात करी कि ये इस तरह के नैरेटिव सही है, गलत है। इस तरह की अगर डिबेट्स अगर आगे आए कि कितना प्रॉमिसेस करते हैं लेकिन स्टेट की आर्थिक स्थिति भी देखनी चाहिए, कितना बोरो कर रही है स्टेट, कौन पैसे दे रहा है नहीं दे रहा है, सेंटर अपनी पॉलिटिक्स खेलता है, कांग्रेस शासक स्टेट्स को पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये अगर इस तरह के मुद्दे आगे आए तो मुझे लगता है अच्छा होगा। और कांग्रेस सस्टेन कर सकती है, वहां पे शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। उद्धव ठाकरे सीएम रहे हैं, वो अपनी बात भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसमें है दम इस बात को आगे बढ़ाने का। अब कहाँ तक कांग्रेस करेगी वो देखना है कि राहुल गांधी की रैली 6 तारीख की मेरे ख्याल काफी इसमें इम्पोर्टेंट रहेगी। जी, क्या हरजिंदर जी, आपने अभी वित्तीय समझदारी की बात की थी, क्या ये सही मौका है कि कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन एक श्वेत पत्र जारी करे इस मामले में, एक व्हाइट पेपर जारी करे कि किस तरह से केंद्र सरकार राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है, उनका बकाया नहीं दे रही है, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन नाजुक है उसके लिए केंद्र कितना जिम्मेदार है? राज्य सरकारों की तरफ से भी होता होगा, लेकिन केंद्र का की भूमिका क्या है इन सब मामलों में? देखिए, व्हाइट पेपर जारी हो सकता है, लेकिन जिस तरह की हमारी चुनावी राजनीति है, व्हाइट पेपर जब तक जारी होने का वक्त आएगा तब तक उसका मतलब खत्म हो चुका होगा कि आप 2 महीने बाद व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए व्हाइट पेपर वो इसी चुनाव के बीच में होना चाहिए, और हो सके तो 6 तारीख की मीटिंग में होना चाहिए, पब्लिक मीटिंग में राहुल गांधी जी। हो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि व्हाइट पेपर इतनी जल्दी तैयार हो जाते हैं। व्हाइट पेपर में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये जरूर है कि कांग्रेस के पास बहुत अच्छे इकोनॉमिक ब्रेन हैं, उसके पास पी चिदम्बरम है, उसके पास इवन शरद पवार हैं जो आर्थिक विषयों पे बहुत अच्छी तरह से, आर्थिक या कई विषयों पर बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं। बीजेपी के पास वैसे लोग नहीं है, लेकिन कांग्रेस, ये दिक्कत है कि उनका बहुत सही इस्तेमाल नहीं कर पाती। पी चिदम्बरम को मैं देखता हूँ कि ज्यादातर उनका जो इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम है उसी में वो लिखते हैं, उसके अलावा वो कहीं बयान देते हो, कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, ऐसा बहुत होता है लेकिन बहुत कम होता है। बजट के बाद वो जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अदरवाइज वो नहीं करते हैं। तो ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है। अभी एक मुद्दा उठाया था कि जो कोविड टाइम में 20 लाख करोड़ रुपए की मदद की उन्होंने घोषणा की थी कि इतने देंगे, तो दरअसल वो बीजेपी के जो बहुत सारे झूठ हैं उनमें से एक झूठ था। वो 20,000 करोड़ की 20 लाख करोड़ की कोई राहत रियायत नहीं दी गई थी। उतने के कर्ज का अनाउंस हुआ था कि हम इतने सॉफ्ट लोन दे देंगे, इतने लाख करोड़ का इस इंडस्ट्री को सॉफ्ट लोन दे देंगे, इसके लिए दे देंगे। इवन जो जीएसटी वाला मामला था उस दौरान राज्यों को जीएसटी का हिस्सा नहीं दिया गया था और उनसे कहा गया था कि आप कर्ज ले लीजिए और कर्ज की अदायगी जो है केंद्र सरकार कर देगी। वो स्थिति अभी भी चल रही है। और जहां तक कर्ज का मामला है, ये बहुत गंभीर संकट है। सारे राज्य इस समय कर्ज में हैं। पंजाब तो बिल्कुल वहां पहुंच चुका है जहां कुछ समय पहले हमने श्रीलंका में देख लिया था, तो वो हाल पंजाब का हो रहा है। बाकी राज्य भी बुरी स्थिति में है और खुद केंद्र सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है। इसके ऊपर बिल्कुल चर्चा ही नहीं हो रही। दरअसल इन मुद्दों पर, ये जो मुद्दे हैं इस तरह के आर्थिक मुद्दे, ये ना तो जो हमारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसका कभी हिस्सा बनते हैं और ना ही हमारा जो इकोनॉमिक डिस्कोर्स है इसको लेकर कुछ होता है। ये मुद्दे हैं, बने हुए हैं लगातार।
हर राज्य को परेशान कर रहे हैं, बल्कि हर नागरिक को परेशान कर रहे हैं। आज नहीं जी। परेशान करें तो कुछ समय बाद परेशान करेंगे। हर नागरिक पे पर कैपिटा जो डेट है, पब्लिक डेट है, वो लगातार बढ़ रहा है और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2014 के बाद तो कई गुना बढ़ गया है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती। दरअसल ये आर्थिक मुद्दे जो हैं, इसको हम इसके आसपास हम पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं बिल्ड करते हैं। हम पॉलिटिकल नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि वो लाडली बहना योजना थी, वो उन्होंने कहा कि हम दे नहीं पाएंगे, और ये सिर्फ इतना ही होता है। तो यही हो रहा है, कांग्रेस यही कर रही है, सॉरी बीजेपी यही कर रही है, और कांग्रेस ने फौरी तौर पर इसका जवाब दिया है। इसको कितना आगे ले जा पाएंगे इसमें मुझे शक है। और वैसे भी राजनीति में जो मुद्दे होते हैं, खासतौर से चुनावी राजनीति में, आज जो मुद्दा है परसों हो सकता है उसको कोई याद भी ना करे। दोनों तरफ से होता है, हर तरफ से होता है। तो इसलिए इसमें कोई लंबा खेल हो पाएगा इसकी मुझे उम्मीद नहीं लगती। लेकिन एक बात जो प्रिया ने पहली बार कही थी, अभी भी कही, कि ये डाइवर्ट करने की भी कोशिश है कि महाराष्ट्र के जो उद्योग जो महाराष्ट्र के लिए थे, जो महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट लगने वाले थे, वो गुजरात ट्रांसफर हो गए। इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। शिवसेना तो उद्धव ठाकरे वाली बहुत ज्यादा उठा रही है, तो इससे ध्यान डाइवर्ट होगा कि जो है राज्यों के पास पैसा नहीं है, कांग्रेस वाले राज्य जो हैं वो दिवालिया हो रहे हैं और वो ऐसे ही वादे कर रहे हैं। तो पूरी राजनीति इसी के आसपास चल रही है। जी जी अनिल जी, ये जो चुनाव के आसपास जो घोषणाएं होती हैं, वादे होते हैं, उनको हम लोग बहुत ही खराब नजर से देखते हैं। प्रधानमंत्री तो रेवड़िया कल्चर ही कहते हैं इसको, लेकिन इसको उस रेवड़ी से तुलना करके नहीं देखा जाता जो कारपोरेट को बांटी जाती है, और वो कई गुना अधिक होती है, और इनको बदनाम कर दिया गया। अगर किसी तरह से लोगों तक राहत कुछ पहुंचाई जा रही है, उसको बदनाम किया जाता है। ये एक प्रवृत्ति बन गई है, मीडिया में भी बन गई है, राजनीति में भी बन गई है। क्या इसे बदलना चाहिए? इस नैरेटिव को फोकस वहां होना चाहिए जहां ज्यादा पैसा जा रहा है। इस बहाने अगर कहीं किसानों के पास, मजदूरों के पास, बुजुर्गों के पास थोड़ा पैसा जा रहा है, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए कि कम से कम चुनाव के दबाव में राजनीतिक दल कुछ तो उनके लिए करते हैं, नहीं तो भूल ही जाते हैं 5 साल। मुकेश जी, समस्या ये है कि हम लोग सब ये भूल रहे हैं कि ये देश को समझाना पड़ेगा कि सरकार का बेसिक कैरेक्टर क्या होता है। सरकार का बेसिक कैरेक्टर पैसे बांटना नहीं होता। सरकार का बेसिक कैरेक्टर होता है वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी चरित्र होना चाहिए, जिसमें लोगों को रोजगार मिले, अस्पताल मिले, शिक्षा मिले, और ऐसी इकोनॉमी जनरेट करे कि लोग पैसे कमाएं, सरकार को टैक्स दें, उससे एक समुचित आर्थिक व्यवस्था बने। लेकिन हमारी सरकारें बेईमान हैं, राज्य की भी और केंद्र की भी। ये लोग ये मान करके चल रहे हैं कि इस देश का व्यापारी लूटखोर है, उसको पटाया जा सकता है, और जनता भिखारी है, तो इस जनता को भिखारी के रूप में रेवड़ियां बांटो, उसके बदले में हमको वोट मिलेगी। जनता भी मक्कार है, मैं आपको सही बता रहा हूं, जनता भोली वाली है, उस जाल में फंस गई है। जनता को ये समझ में आता है कि ये जो सरकार दे रही है हम पे कृपा कर रही है, लेकिन ये सरकार का जो कल्याणकारी चरित्र है उसको डाइल्यूट करने का एक बहुत खतरनाक गेम है। क्योंकि सरकार का अगर कल्याणकारी चरित्र खत्म हो जाएगा, तो जब आर्थिक उदारवादी ताकतें हैं वो धीरे से कब्जा करेंगी और आपकी सब सुविधाओं को ली जाएंगी। ये बड़े खेल का एक छोटा सा हिस्सा है। इसलिए जो आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आर्थिक विषय पे बात करनी पड़ेगी, आपके पास समय नहीं है, अदरवाइज तो आई कैन स्पीक फॉर आवर्स, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आर्थिक मुद्दों पे बात नहीं हो रही, बात हो रही है चुनावी मुद्दों पे। हाँ, तो महाराष्ट्र के लोगों को अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणा के चुनाव का जो मुद्दा है उसको देखते हुए एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ, महाराष्ट्र की जनता को सोचना है ये चुनाव जनता लड़ रही है या बीजेपी और कांग्रेस लड़ रही है। आप बहुत महीन बात कह रहा हूं, क्योंकि चुनाव ऑलमोस्ट तय हो चुका है।
8,000 कैंडिडेट 288 सीटों के लिए मैदान में हैं। वही काम हो रहा है जो गुजरात में हुआ, वही काम हो रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ। बांटो, लोगों को खड़े करो, जातियों उपखंडों में बांट दो और उसी तरह से जीतो जैसे हरियाणा में 48 सीट आई थी। तो ऐसे कुचक्र के दौरान में एक ही रोल बचता है जनता का कि जनता तय करे कि किसको जिताना है, कि आजाद उम्मीदवार को जिताना है या पार्टी के कैंडिडेट को जिताना है, या जो सरकार बना सकता है उसको जिताना है, या हम जिसको सरकार बनाना चाहते हैं वो जिताना है। ये चुनौती है इन सब रेवड़ियों के बीच, खड़गे और उनके बीच। ये सारे के सारे नेता लोग मूलतः जो है जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, चाहे वो खड़गे हो और चाहे मोदी हो। इसमें निसंकोच रूप से कहना चाहिए हमको। उसमें बाद में बात करेंगे राहुल गांधी क्या करेंगे और प्रियंका गांधी क्या करेगी, उस पर प्रोग्राम करिए, फिर बात करेंगे। बिल्कुल जी, आपने जो पूछा उस पर एक सेंटेंस सिर्फ मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो रेवड़ी चुनाव के समय जिसको रेवड़ी हम कहते हैं या जिस तरह के वादे किए जाते हैं, ये आउट ऑफ पॉपुलर कंपल्शन होते हैं, आउट ऑफ पॉलिटिकल विल नहीं होते हैं। आपकी पॉलिटिकल विल नहीं है कि इसको लागू करेंगे, इसको लोगों को देंगे, आपको सिर्फ वोट लेने हैं, इसलिए आप अनाउंस कर रहे हैं। सभी पार्टियां, वो चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। तो इसमें आपकी पॉलिटिकल विल नहीं थी कि हम जो है देश से ब्लैक मनी जो है खत्म लेकिन करेंगे। खड़गे तो यही कह रहे हैं ना, खड़गे तो यही कह रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें उन पर हमले शुरू हो गए कि भाई जो कह रहे हो, जो कर सकते हो वही कहो। वो तो यही कह रहे हैं। खड़गे दूसरी बात कह रहे थे। खड़गे ये कह रहे थे कि आप जो खर्च कर रहे हैं उतना पैसा आपके पास है कि नहीं, ये आप देखिए। वो दूसरी बात कह रहे थे। मैं ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल विल नहीं होती कि हम ये काम करेंगे। ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए कि एक पॉपुलिस्ट अप्रोच अपनाई जाती है कि वोट बटोरने के लिए ये घोषणाएं होती हैं। जी लेकिन ओंकारेश्वर जी, वोट बटोरना भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है, चुनाव का हिस्सा है। वो प्रक्रिया है, उसमें प्रतिस्पर्धा होगी, दोनों तरफ से घोषणाएं होंगे, वादे होंगे, अपने कार्यक्रम रखे जाएंगे, ये सब उसी का हिस्सा है। मैं थोड़ा सा असहमत हूँ हरजिंदर जी से। ये आउट ऑफ कंपल्सन या आउट ऑफ ये पॉपुलेट उसके लिए नहीं है। ये इस बात का भी द्योतक है कि पॉलिटिकली आप फेल्योर हो चुके हैं, और फेल्योर होने के बाद ये जो टॉफी चॉकलेट बांट रहे हैं आप, ये लोगों को छल रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को अनाज देना पड़ रहा है। आपने कौन सी अर्थव्यवस्था देश में विकसित की है कि जिसके कारण ऐसा करना पड़ रहा है? ये तो चुनाव से जुड़ा हुआ नहीं है। 80 करोड़ लोगों को आप देना पड़ रहा है क्योंकि हालत ऐसी बना दी। हंगर इंडेक्स में हम कहां पहुंच चुके हैं? आप कह रहे हैं 2047 में हम, आपको याद होगा कि 5 ट्रिलियन हर रोज नारे दिए जाते थे कि 2022 तक हम 5 ट्रिलियन हो जाएंगे। आज 2024 भी एंड पे आ चुका, अभी भी 4 ट्रिलियन पूरा नहीं हुआ। तो 2 साल पहले ही आप 5 ट्रिलियन हो रहे थे। तो जो विकास की आपकी गति है, जो विकास का आपका एजेंडा है, जो आपका इकोनॉमिक जो वो है, 2 बार आपने इस देश पर नोटबंदी मढ़ा, तो लोग जानना चाहेंगे ना कि उससे देश की इकोनॉमी कितनी फेयर हो गई, कितनी बढ़ गई। आपने इतने काले धन की बात कही, आपने कितना काला धन लाया और कितना काला धन इस देश में अभी भी चल रहा है? क्यों चल रहा है भाई? ये तो गजब की मूर्खता थी कि 500 रुपए का नोट बंद करो और 2000 रुपए का नोट लागू कर दो, फिर उसको बंद करो। 2 बार आपने अपने टेन्योर में नोटबंदी की। तो ये बेसिकली आपका फेल्योर है, आपकी दिशाहीनता है, आपका दिमागी दिवालियापन है, जिसकी वजह से आपको फ्रीबीज देने की जरूरत पड़ रही है कि भाई अब कुछ टॉफी चॉकलेट बांटो, नहीं तो थोड़ा सा लोग इसमें भूलें। आपके ऊपर देश में और दुनिया भर में जो प्रेशर हो रहे हैं, उसकी वजह से आप ये सब कर रहे हो। कनाडा में जो कुछ चल रहा है उससे ध्यान बटाना है, बॉर्डर पे जो कुछ भी चल रहा है आपने चुपके से, अगर इतना ही फेयर है तो एक पत्रकारों की एक टीम भर के कारवां ले जाइए कहीं कि चलो भाई चप्पे चप्पे पे देख के आओ कि यहां पर क्या हालात हैं, क्या हुआ है। फिर आप एक व्हाइट पेपर जारी कीजिए, आप बताइए कि आपके नीति आयोग ने 10 साल में क्या कर दिया है। आपने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया, नीति आयोग क्या कर रहा है उस पर बताइए। तो आप नहीं बता सकते क्योंकि आपने सबका, सारी संस्थाओं का बंटाधार कर दिया है। मैं प्रिया जी की बात से सहमत हूं कि अभी मौका आया है कि
खड़गे जी इस पे लीड लें, तो लीड लें तो उनको और डिटेल में जाना चाहिए, सारे डिटेल में जाना चाहिए। ये मौका है कि पिछले 10 साल का कच्चा चिट्ठा उनके सामने रखा जाए कि आपने किया क्या है, देश को कहां पहुंचा दिया आपने। एक एक चीज पे अगर आप देखेंगे ना, आप सोलर एनर्जी कहते थे इतने इतने गीगावाट हो जाएगा, और अभी कितना गीगावाट पहुंच गया आपका? कोई भी टारगेट आप अचीव कर पा रहे हैं? आप अभी छठ का मौका है, दिवाली का मौका है, यूपी बिहार के लोग अपने अपने घरों पर जा रहे हैं, आप ट्रेनों में भीड़ देखिए क्या स्थिति है। आप कह रहे हैं हम वंदे भारत चला रहे हैं जिसमें 2000 से लेकर 3000, 4000, 5000 की टिकटें मिल रही हैं, और फिर कह रहे हैं कि नहीं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। गरीब परेशान हो रहा है इस देश में, 2 देश आप बना रहे हैं, आपको मणिपुर दिखाई नहीं देता है, आपको लद्दाख दिखाई नहीं देता, वो बेचारा रोता हुआ दिल्ली वहां से चल के यहां तक आता है अपना कारवां लेके, आपको 80-20 दिखाई देता है। 2 भाग करना है, कटोगे बटोगे तो कटोगे। मैं पूछता हूं, आज अगर किसी देश से लड़ाई हो जाए, चीन से हो जाए, पाकिस्तान से हो जाए, किसी और से हो जाए, तो हम क्या वहां कहेंगे कि भाई हमारे देश से ये 80% लोग लड़ने आए हैं, 20% घर में इंतजार कर रहे हैं, या पीछे से वो वार करेंगे? और फिर 20% ही क्यों? क्योंकि तो आप तो पंजाब को भी आप खालिस्तान मानते हो, आप आधे लोगों को क्रिश्चियन ईसाई मानते हो, तो 3-4 राज्य तो उधर से वैसे निकल जाएंगे। तो आपका दिमागी दिवालियापन, आपका बौद्धिक दिवालियापन, आपका आर्थिक दिवालियापन, ये इस कदर यहां देश पर हावी हो रहा है कि लोगों को जो है सूझ नहीं रहा कि आप इस समय मौका है, चाहे वो विपक्ष में बैठे कांग्रेस के लोग हों या दूसरी विपक्षी पार्टियां हों, या इनको जो मल्लिकार्जुन खड़गे को मौका मिला है, इनका थ्रेडबेयर एनालिसिस कीजिए कि पिछले 10 सालों में देश को आपने जो दिशा दिखाई, दशा दिखाई, उससे हालात कहां पहुंच गए हैं। ये अवसर है, मुझे ऐसा लगता है जी। बिल्कुल। रविकांत जी, अंत में आपकी टिप्पणी क्या? ये मतलब सब लोग संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि कांग्रेस इस मौके को भुना पाएगी कि नहीं, आगे ले जा पाएगी कि नहीं, एक इशू इलेक्शन का बना पाएगी कि नहीं। आपको क्या लगता है, ये मामला यहीं छूट जाने वाला है? नहीं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने लीड ली है, उनके 3-3 मुख्यमंत्री निकल करके आए हैं और खुद खड़गे जी ने उसमें नेतृत्व संभाला है, तो एक उम्मीद तो आप कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस समय लीड लेते हुए दिख रही है। दूसरा राहुल गांधी है, जो लगातार मजदूरों के बीच में जा रहे हैं, कास्ट में जो दस्तकार हैं उनके बीच में जा रहे हैं, कारीगर के बीच में जा रहे हैं, तो वो उनके सम्मान और उनके काम और जो उनको महत्वताना मिलता है उसको लेकर के बातचीत कर रहे हैं। तो माहौल तो एक बन रहा है, लेकिन जो चुनावी राजनीति है उसमें मुझे कांग्रेस पार्टी से लगातार निराशा हुई है। आप ये सारे मुद्दे उठाएं, और अभी आप सभी लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अगर ये मुद्दे उठाती है तो उसे कुछ फायदा हो सकता है। मैं इस बात को नहीं स्वीकार करता, इसलिए नहीं स्वीकार करता, ये लोगों के जेहन में है। असली जो खेल है वो खेल है सामाजिक समीकरणों का, और कांग्रेस पार्टी अभी भी 90 के दशक की राजनीति कर रही है। उसको नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें, किस तरह से संगठन में बदलाव करें। संगठन वही है, और किसी भी पार्टी का जब संगठन डेड होता है, या राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो लोग हैं जरा उनको देख लीजिए। राहुल गांधी लगातार कास्ट सेंसस पे बात कर रहे हैं, कौन उनके साथ जुड़ा हुआ है, कौन उनकी बात को आगे बढ़ा रहा है? कोई है क्या कांग्रेस पार्टी में? तो मुद्दे जब राहुल गांधी उठाएं तो उस पर कोई नहीं खड़ा होता है, क्योंकि वो एक अलग किस्म की राजनीति वहां हो रही है। वो राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे संघी हैं। तो जो व्यक्ति प्रोफेसर साहब, राजनीति कहाँ हो रही है? अभी तो जीजा जी को चुनाव लड़वाना है, फिर भांजे को चुनाव लड़वाना है। जब जीजा जी जब तक चुनाव नहीं लड़ेंगे कैसे मुद्दे उठेंगे बताइए? हम कहाँ कांग्रेस से उम्मीद कर रहे हैं? वो प्रॉब्लम वही है। मोहम्मद गडरा से चुनाव लड़ाएंगे, ये बात सही क्या है? हम लोग अपनी पीड़ा चाहते हैं कांग्रेस व्यक्त करे, नहीं, एक परिवर्तन लाना होगा। मैं आपको बता दूं, नहीं, परिवर्तन का समय बाद में आएगा त्यागी जी, समय खत्म हो रहा है, परिवर्तन का समय डिस्कस करने का टाइम नहीं बचा हमारे पास। जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए रविकांत जी। तो मैं यही कह रहा था कि आप टिकट किस तरह से बांट रहे हैं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं जो आज 5 किलो राशन की लाइन में लगे हुए हैं, उनकी 2 समस्याएं, या 2 उनके मान लीजिए 2 उनके पास मुद्दे हैं। एक तो
वो रविकांत जब जी, किसी प्रकार ये जी जो मुद्दा उठा है, ये इन सब तबकों से जोड़ा जा सकता है, ये उन्हीं से जुड़ा मुद्दा है, बशर्ते आप जोड़ सके। सामाजिक हाँ समीकरण है, और बिल्कुल है। आर्थिक समीकरण दोनों जुड़ते हैं। जी नहीं, वो बिल्कुल है, मैं उससे एग्री कर रहा हूं और मुझे लगता है कि लोगों के जेहन में है, जो लोग बेरोजगार हैं उनके जेहन में है वो बात कि हमको रोजगार कैसे मिलेगा, या मोदी जी ने क्या वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, ये सबको मालूम है। आप जमीन पर चले जाएं, हर गरीब आदमी आपको ये बात बता देगा। लेकिन समस्या क्या है, दो इशू मुझे लगते हैं, जितना ज्यादा गरीब होता है उसे उतने ही ज्यादा नेता की जरूरत होती है। उसे थाने के बाहर से डांट करके भगा दिया जाता है, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती, या कभी उसको ऐसे ही उठा करके बंद कर दिया जाता है, तो उसे नेता की जरूरत पड़ती है। दूसरा, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो लाभकारी योजनाएं हैं, उनकी प्रतिपूर्ति के लिए उनको चाहिए कि कोई हमारी मदद करे। ये दो चीजें ऐसी हैं जो बीजेपी में है लेकिन कांग्रेस में नहीं। अब आप क्या करेंगे? तो अभी भी गरीब आदमी थोड़ा नैतिक और थोड़ा ईमानदार है, मिडिल क्लास और हायर क्लास की अपेक्षा। तो उसकी मजबूरी होती है, जहां नेताजी कहेंगे वहां वोट डालेगा, वो सब कुछ जानते हुए भी कि बीजेपी बिल्कुल। हमारे साथ क्या कर रही है। अब कांग्रेस पार्टी में नेता ही नहीं है। अब मैं उत्तर प्रदेश का मैं एक उदाहरण आपको दे दूं। उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष कौन है? भूमिहार समाज के हैं। वोटर कहां है? आपको पता है। बस एक बात मैं कह रहा हूं, ओबीसी समाज का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? यादव है। और वोटर कहां है ये आपको मालूम है। अभी जो कल बने हैं एससी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, वो पीएल पुनिया के बेटे हैं, जाटव समाज से आते हैं। वोटर कहां है ये आपको मालूम है। तो कांग्रेस पार्टी को यही नहीं समझ में आता है कि हमें संगठन में लाना किसको है। फिर आप लोगों पर दोष, लोगों का कोई दोष नहीं। मुझे लगता है कि लोग तो तौबा करना चाहते हैं बीजेपी, बिल्कुल, वो तैयार आप बैठे ठीक हैं। है। बिल्कुल समस्या आप ठीक है। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के, समूचे विपक्ष की है। महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होगा, ये मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शरद पवार भी है, उद्धव ठाकरे भी है, तो संभावना बनती है। मैं उत्तर प्रदेश को देख करके आपको बता सकता हूं कि ये हालात। बिल्कुल। मैं एक ये लाइन जोड़ना चाहता हूं मुकेश जी। ये प्लीज। प्रोफेसर साहब ने जो, रविकांत जी ने जो बात उठाई वो बहुत गंभीर है। इस पर एक बार डिटेल विस्तार से बात होनी चाहिए। इस बात पे सांगठनिक रूप से बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस जो है मजबूत नहीं है, ये सबको पता है। लेकिन मजबूत होने की क्या प्रक्रिया भी है, कुछ कोशिश भी है, कुछ प्रयास भी है, कहीं कुछ शुरुआत भी है। इस पे बात मैं होनी कहूँ चाहिए, नहीं तो हर बार ये चुनाव हारेंगे, उसके बाद रोएंगे और फिर जो उसके बाद चुप हो जाएंगे। यही तो जी, बोल रहे हम थे लोग अमित झूठे भाई जी। साबित होंगे नहीं, और यही हम मैं लोग कहूँ। झूठे नहीं, साबित होंगे। नहीं, हम बिल्कुल। लोग सब बड़े चिंतित हैं। हुल्लड़ मुरादाबादी की कविता सुन लीजिए, त्योहारों का मौसम है। जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं, गधे हंस रहे हैं, इंसान रो रहा है, ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। क्या हो नमस्कार। रहा है? अब पता नहीं आप किसके बारे में बोल रहे हैं ये। मैं नहीं, आपको मेरे जनमानस की भावना लेकिन बता ये रहा हूँ। हम गधों की लोग बहुत मानहानि गंभीर कर हो दी आप। जाते हैं, लेकिन लेकिन हुल्लड़ आपने मुरादाबादी को सुनना चाहिए। आपने गधों की मानहानि की है, गधे इसके लिए आपको कतई माफ नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद, थैंक यू।